नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यूएस प्रसाद और हिंदी हाईवे में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूं, उस विषय का शीर्षक है, क्या दिनकर का कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम किसी रचना को प्रबंध काव्य की संज्ञा कब दे सकते हैं, यानी उस रचना में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे वह प्रबंध काव्य की श्रेणी में आ सकता है। तो आइए सबसे पहले हम इन लक्षणों को जानें कि किसी प्रबंध काव्य में कौन से गुण या कौन से लक्षण होने चाहिए। किसी भी रचना को प्रबंध काव्य की श्रेणी में आने के लिए यह आवश्यक है कि इसमें किसी महापुरुष के जीवन का वर्णन किया गया हो। जो दूसरी बात है कि यह कथा इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। तीसरा लक्षण यह है कि इसका नायक उदात्त चरित्र वाला होना चाहिए। और चौथा लक्षण यह है कि इसमें कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी प्रबंध काव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। तो ये थे प्रबंध काव्य के प्रमुख लक्षण। अब आइए हम इस पर विचार करें कि इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ये हमें निर्णय लेना होगा कि क्या कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य की श्रेणी में आ सकता है या नहीं। कुरुक्षेत्र एक सर्गबद्ध वैचारिक प्रबंध काव्य माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कृति में व्यावहारिक जीवन के अनेक पहलू आए हैं, जिनमें जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण रूप पाठकों के समक्ष आ जाता है। लेकिन जीवन दर्शन के धरातल पर कवि की भावनाओं का मूल्यांकन करना कुरुक्षेत्र के कवित्व को अस्वीकार करना है। उदाहरण के लिए हम इन 2 पंक्तियों को देख सकते हैं। पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला, पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। जब इन पंक्तियों को कोई पाठक पढ़ता है तो उसकी अनुभूति सहानुभूति और परानुभूति में बंट जाती है। पाठकों के मन में न्याय चोर के प्रति क्षोभ और घृणा का बवंडर उठ खड़ा होता है। न्याय और अन्याय विचारों की कठोर भूमि से ऊपर भाव की कोमल भूमि प्रतिष्ठित होती है। जीवन दर्शन भावों की अभिव्यंजना में ऐसा घुल-मिल गया है कि वह हमारे मन में सिहरन पैदा कर देता है। इसमें रस का परिपुष्ट रूप हमारे सामने नहीं आता। कहीं कहीं उत्साह, घृणा, दया, आक्रोश, भय आदि भाव उभर कर रह जाते हैं। रस परिपाक या साधारणीकरण की स्थिति पैदा नहीं हो पाती। इसलिए अधिकांश स्थल पे हमें ऐसा लगता है कि केवल रस का आभास सा होता है। यदि इस काव्य को चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो हमें निराश ही होना पड़ता है। इस रचना में वस्तु का वह आश्रय नहीं है जिसका विन्यास पात्रों की गतिशीलता से होता है और जिसमें चरित्र विकास के लिए संघर्ष की घाटियाँ पार करनी पड़ती हैं। संघर्ष के जिस चिंगारी से इस कृति का जन्म होता है, वह चिंगारी मन की मन में ही बुझ जाती है, वह लपट का रूप धारण नहीं कर पाती। जीवन में प्रत्यक्ष होने के स्थान पर वह मन की उड़ती हुई भस्म में एक अंगड़ाई लेकर रह जाती है। जहाँ तक दिनकर के कुरुक्षेत्र के उद्देश्य की बात है, महाभारत को दोहराना ही दिनकर का उद्देश्य था। कवि के सामने उनका मौलिक कथ्य था। युधिष्ठिर और भीष्म के प्रसंग के बिना भी उनकी अभिव्यक्ति में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन प्रबंध काव्य रचने की आकांक्षा ने कवि दिनकर के विचारों को प्रसंग संपृक्त होने के लिए ही प्रेरित किया है। कवि दिनकर ने युधिष्ठिर और भीष्म के प्रसंग को लिया अवश्य है, लेकिन वह प्रबंध रचना के लिए बहाना मात्र है, इसके अलावे और कुछ भी नहीं। विचारों को कसौटी पर चढ़ाने के लिए
प्रामाणिकता के परिपार्श्व में रखने के लिए युधिष्ठिर और भीष्म का सहारा नहीं लिया गया। सहारा लिया गया है विचारों को सूत्रबद्ध करने के लिए। महाभारत के जो संदर्भ कुरुक्षेत्र में दिए गए हैं उनसे न तो प्रबंध काव्य के लक्षणों की पुष्टि होती है और न पात्रों के चरित्र विकास का ही कोई क्रम स्पष्ट होता है। कुरुक्षेत्र में केवल 7 सर्ग हैं और यही कारण है कि इसे अधिकांश विद्वानों ने प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं रखा है। छठा सर्ग क्यों रखा गया है, यह भी मानसिक उलझन को ही जन्म देता है। इसमें कथा वस्तु के अभाव के साथ साथ रस परिपाक का भी अभाव खटकता है। इसमें ना चारित्रिक गरिमा है, ना प्रासंगिक सुषमाएँ हैं। घटना वैविध्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसमें केवल युद्ध की चर्चा की गई है, इसके अलावा जीवन के किसी अन्य पक्ष की कोई चर्चा नहीं की गई है। यदि दिनकर कुछ घटनाओं के संकेत न करते तो युधिष्ठिर और भीष्म का अस्तित्व पाषाण प्रतिमाओं से अधिक न होता। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाकाव्य या प्रबंध काव्य के जो लक्षण होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका अभाव ही दिखाई देता है। हम इसे वैचारिक काव्य निबंध कह सकते हैं, वैचारिक काव्य निबंध की संज्ञा दे सकते हैं। इसे प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं रख सकते।